हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अपन आ चुके हैं अपने अगले लेक्चर के ऊपर, जिसमें अपन कवर करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक आउटसोर्सिंग डिसीजन। आउटसोर्सिंग डिसीजन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसीजन मेकिंग चैप्टर से। उसके अलावा आगे जितने टॉपिक्स अपन कवर करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। और आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पुराने क्वेश्चन पेपर्स के अंदर, उसके अलावा एमटीपीज में, आरटीपीज में, तो आपको इन टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, सीवीपी एनालिसिस से कम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इन टॉपिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक अपना है आउटसोर्सिंग डिसीजन। ओके, सो अपन इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपने रिविजन नहीं किया है कल जो अपन ने पढ़ा था उसका, जो कि है नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस और इथिक्स, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, तो आई होप आपने उसको रिवाइज किया होगा। उसके अलावा अब आपको आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी होगी। प्रैक्टिस में आपको जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं या फिर जो मैं आपको होमवर्क में देता हूँ और आपको लगा है कि उसमें कुछ गलती हुई है आपसे या फिर आपने कोई पॉइंट मिस आउट किया है, ओके, तो वो आपको एक बार फिर से रिवाइज करना है। उसके अलावा हर क्वेश्चन जो हम लोग करते हैं उसके अंदर कोई ऐसा स्पेशल पॉइंट अगर आपको ढूंढने को मिलता है, देखने को मिलता है, जो आपके दिमाग में नहीं आया होता है, तो वो आपको नोट करना है, उस पर आपको स्टार मार्क करना है, हाईलाइट करना है, ताकि आपका अटेंशन उस स्पेशल पॉइंट के ऊपर जाए ही जाए। ओके, इस तरह के स्पेशल पॉइंट्स आपको साइड में भी लिख सकते हो आप एक्सप्लेनेशन के साथ में, जैसा कि मैंने आपको पिछले एक लेक्चर में बताया था कि आपको साइड में जो स्पेस दी हुई है लाइंस में, वहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखनी है हर आंसर की, कि हमने इसका सोल्यूशन किया कैसे। तो आई होप आप वो कर रहे होगे। अगर आप नहीं कर रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, एडवाइस करूंगा फिर से कि आप उसको करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है इन योर स्टडी फाइनल, सॉरी सीए फाइनल स्टडी लीव्स। ओके, यानी कि जब आप स्टडी लीव्स में जाओगे आप कंप्लीटली प्रिपेयर्ड रहोगे, आपको किसी तरह का प्रिपरेशन फिर से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप सीधे अपनी पढ़ाई पर लग सकते हो। जो अपना सब्जेक्ट है SCMP, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, बहुत ही जल्दी रिवाइज हो जाता है, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अभी तक के स्टडी मटेरियल के अंदर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कवर्ड नहीं है, उसमें से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए डाले हुए हैं। तो ये सारा ही क्वेश्चंस आप जब प्रैक्टिस में करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अपन क्विकली रिवाइज कर सकते हैं इसको। और थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपको पता है कि इस सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा है, तो वो अपन आसानी से कवर कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपन ने उसको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को साइड में लिख रखा है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है ग्रीन और रेड में। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए ये सारी चीज़ों को पहले करना पड़ेगा, और ये जब आप करोगे साथ में तो इसका फ़ायदा आपको 100% देखने को मिलेगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, इसलिए मैं आपको हमेशा एडवाइस कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर लेक्चर में आके मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ कि आप इस तरह का मैकेनिकल वर्क पहले से करके रखिए, ताकि आपको ये फ़ायदा एंड में मिलेगा। ओके, सो आपने रिवाइज कर लिया होगा कल के लेक्चर का नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन एंड इथिक्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा ही छोटा सा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, बट फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि वहाँ से जो पॉइंट्स है वो अपने को ऑलमोस्ट हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ में यूज़ करने पड़ते हैं जब अपन कॉमेंट या एनालाइज करते हैं तो। ओके, इसलिए उसका इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर आउटसोर्सिंग डिसीजन के अंदर। मैं आपको इसको पढ़ने के लिए टाइम दे देता हूँ, फिर अपन डिस्कशन करेंगे और इसके सोल्यूशन के ऊपर चलेंगे।
तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। शेफ लिमिटेड नाम की कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है प्रेशर कुकर्स। वो लोग प्रेशर कुकर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक कंपोनेंट परचेज करते हैं। 20,000 कंपोनेंट यूनिट्स परचेज कर रहे हैं वो एक सप्लायर से एट द रेट 45 रुपीज़ पर कंपोनेंट। प्रोडक्शन मैनेजर जो है शेफ लिमिटेड का, वो ये सजेस्ट कर रहा है कि हम लोग इसको इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं इस कंपोनेंट को। सो कंपोनेंट को अगर इन हाउस मैन्युफैक्चर करना है, उसकी कॉस्ट एस्टिमेट्स अपने को दी हुई है। 20,000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए अपने को डायरेक्ट मटेरियल 4 लाख रुपीज़ का लगेगा। डायरेक्ट वेजेस 3,50,000 रुपीज़ की लगेगी। फैक्ट्री ओवरहेड्स जिसमें से 60% वेरिएबल है वो 1,75,000 रुपीज़ के अपने को लगेंगे। पर यूनिट टोटल कॉस्ट आप देख सकते हो ये आ रहा है 46.25 पे। उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा है कि इन हाउस फैसिलिटी की वजह से अपन एक्सपैंड कर पाएंगे अपने प्रोडक्शन को 20,000 यूनिट से 25,000 यूनिट्स पर। तो 25,000 प्रेशर कुकर यूनिट्स अपन बना पाएंगे और उनको सेल कर पाएंगे। उसके बाद इनको सेल करने के लिए अपने को अपना प्राइस गिराना होगा, बट उसके पहले यहाँ पर बताया कि अपने को वर्किंग कैपिटल जो लगेगी एडिशनल वो 20 लाख की लगेगी और ये अपन ऑब्टेन कर सकते हैं एट द रेट 12% पर एनम। उसके बाद प्राइस अपने को रिड्यूस करनी पड़ेगी 4% से टू टेक केयर ऑफ द एडिशनल सेल्स। उसके बाद एग्जिस्टिंग पर यूनिट सेल्स प्राइस अपने को दी है वो है 1,300 रुपीज़ पर प्रेशर कुकर और इससे कॉन्ट्रीब्यूशन जनरेट होता है 250 रुपीज़ का। ओके, सो अपने को यहाँ पर बोला है कि प्रोडक्शन कॉस्ट 46.25 की परचेज कॉस्ट 45 से ज़्यादा है, तो क्या अपने को खुद से बनाना चाहिए या फिर अपने को परचेज करना चाहिए। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन के ऊपर। अब देख सकते हो मैंने सारे फैक्ट्स क्वेश्चन के यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं हमेशा की तरह। उसके बाद अपन सीधे चलते हैं अपने कैलकुलेशन के ऊपर। तो मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ कंपोनेंट। तो जब मैं इन हाउस कंपोनेंट बनाता हूँ तो मेरा डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है 20 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। डायरेक्ट वेजेस 17.5 रुपीज़ पर यूनिट अपने को दिया है। वेरिएबल ओवरहेड्स निकालने पड़ेंगे। अपने को दिया है फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो वो आ रहा है 8.75 रुपीज़ पर यूनिट, बट उसका 60% ही वेरिएबल है। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड 60% से लूँगा। तो मैं क्या करूँगा 8.75 इंटू 60% करूँगा, ये आ जाएगा 5.25 पे। ओके, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर अपने को नोट लिखना चाहिए कि अपन ने फिक्स्ड कॉस्ट को या फिक्स्ड ओवरहेड्स को क्यों नहीं लिया है, क्यों कंसिडर नहीं किया है टू मेक आर डिसीजन। तो अपन यहाँ पर इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट क्योंकि ऑलरेडी इनकर होने ही वाला है तो वो अपने कैलकुलेशन के लिए इररेलेवेंट हो जाता है। ओके, ये इररेलेवेंट वर्ड को यूज़ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से क्योंकि वो इररेलेवेंट हो चुके हैं अपने कैलकुलेशन के लिए, अपन उसको कंसिडर नहीं करते हैं और सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड्स को ही कंसिडर करते हैं और अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करके डिसाइड करते हैं। तो मुझे यहाँ पर टोटल कॉस्ट 42.75 का दिखता है एज अगेंस्ट 46.25 जो कि अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। और फिर अपन जब इसको कंपेयर करते हैं परचेज प्राइस ऑफ 45 रुपीज़ से, तो अपने को यहाँ पर सेविंग्स दिखती है 2.25 रुपीज़ की। इसके बाद अपने को कैलकुलेट करना है कि जब अपन प्रोडक्शन कैपेसिटी 20,000 से 25,000 यूनिट्स पे लेके जाते हैं तो क्या अपने को फ़ायदा होता है। तो अपन कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर इफेक्ट ऑफ कैपेसिटी इंक्रीज ऑन कंट्रीब्यूशन। तो कैपेसिटी इंक्रीज करने के बाद कंट्रीब्यूशन पर अपने क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले अपने को रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकाल सकते हैं, तो करंट कंट्रीब्यूशन अपना दिया हुआ है 250 रुपीज़, बट ये रिड्यूस होगा अपने 4% सेलिंग प्राइस के रिडक्शन की वजह से। तो 1300 इंटू 4% करता हूँ तो मुझे रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस मिलता है। और अभी तक अपन मान लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट सेम है, तो अपना इफेक्ट कहाँ पे आया सिर्फ कंट्रीब्यूशन में, वो आया सिर्फ और सिर्फ सेल्स प्राइस रिड्यूस होने की वजह से। और सेल्स प्राइस का रिडक्शन को अपन ने यहाँ से माइनस कर लिया है। उसके बाद अब अपन चलते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर। तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर अपने को 2.25 से रिडक्शन मिला है क्योंकि अब अपन इन हाउस उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर अपन ने कैलकुलेट किया था ना ये 2.25 का, तो ये 2.25 का सेविंग्स अपने को मिला है वेरिएबल कॉस्ट में। तो ये अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज करेगा 2.25 से। ओके, सो अपन ने रिवाइज्ड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकाला, अपना जो एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन है, जो करंट कंट्रीब्यूशन है 250 रुपीज़, इसमें से अपन ने रिड्यूस किया। जो रिडक्शन अपने सेलिंग प्राइस में हुआ है 1300 इंटू 4%, और इसमें सेविंग्स अगर कुछ हो रही थी अपनी, जो कि अपने क्वेश्चन के अंदर हो रही है वेरिएबल कॉस्ट में व्हेन वी आर एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग इट इन हाउस रादर देन परचेजिंग इट, तो 2.25 का सेविंग्स यहाँ पर अपने को जनरेट होता है, वो अपन यहाँ पर ऐड कर देंगे। सो रिवाइज्ड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया अपना 200.25। फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन नंबर ऑफ यूनिट से, नंबर ऑफ यूनिट्स अब आपको 20,000 नहीं लेना है, आपको लेना है 25,000। सो 25,000 से आपने मल्टीप्लाई किया 200.25 को, तो आपका रिवाइज
टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। बट आपको यहाँ पर याद रखना है कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लग रहा है। ओके, आपने जो लोन अवेल किया है, लोन कितने का लिया है, 20 lakhs का आपने लोन ले रखा है वर्किंग कैपिटल के लिए, जिसपे आपको 12% से इंटरेस्ट लग रहा है। ओके, सो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट इसमें से रिड्यूस करना पड़ेगा 2,40,000 से, तो आपका नेट कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 47,66,250। वहीं पे जब अपन कंपेयर करते हैं अपना प्रेजेंट कॉन्ट्रीब्यूशन 50 lakhs का है, कैसे आया 250, जो कि अपना करंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसको मल्टीप्लाई किया इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स, और नंबर ऑफ यूनिट्स एग्जिस्टिंग कितने हैं 20,000। सो 20,000 इंटू 250 करेंगे 50 lakhs आता है। इस तरह से अपने को दिख रहा है कि अपना कैपेसिटी इंक्रीज की वजह से अपना कंट्रीब्यूशन रिड्यूस हो रहा है, तो अपने को कैपेसिटी इंक्रीज नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग रेज कर सकते हो कि अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों कंसिडर किया, क्योंकि अगर अपन ने एक बार लोन ले लिया तो उसके बाद तो अपने को उस पर पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो वो तो एक तरह से अपने लिए इररेलेवेंट कॉस्ट हो जाना चाहिए था। बट यहाँ पर वो रेलेवेंट कॉस्ट इस वजह से है क्योंकि ये लोन अपन सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए ही ले रहे हैं। अगर अपन कैपेसिटी इंक्रीज नहीं कर रहे हैं तो अपने को लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इस वजह से इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो अपने लिए रेलेवेंट कॉस्ट हो जाता है। ओके, इस वजह से अपन ने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसिडर करते हुए अपना नेट कंट्रीब्यूशन निकाला है, और उसका रीज़न आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अपने को ये सोल्यूशन करने के बाद या फिर इस तरह से अपने को पूरा सॉल्व करने के बाद एक कमेंट लिखना पड़ेगा, और कमेंट में मैंने क्या लिखा है वो पढ़ के बताता हूँ आपको। मैंने कमेंट में लिखा है मैन्युफैक्चरिंग इज मोर बेनिफिशियल देन परचेजिंग, क्योंकि अपना डेफिनेटली वहाँ पर जनरेट हो रहा है 2.25 का सेविंग्स। ओके, बट अगर अपन बात करें इफ़ वी शुड इंक्रीज द कैपेसिटी और नॉट, तो अपने को वहाँ पर नुकसान दिख रहा है, देयरफॉर वी शुड नॉट इंक्रीज द कैपेसिटी। इसलिए मैंने लिखा है हाउएवर इट इज़ नॉट सजेस्टेड टू इंक्रीज द कैपेसिटी इंक्रीज इज नॉट वर्थ वाइल। बट उसके बाद अपने को एक स्पेशल पॉइंट लिखना पड़ेगा क्वालिटेटिव फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए, जिसमें अपन क्या लिखेंगे, हाउएवर इफ द कंपनी इज लुकिंग टू एक्सपैंड द मार्केट एंड ट्राइंग टू क्रिएट अ वाइडर कस्टमर बेस, देन द कंपनी शुड ऑप्ट फॉर कैपेसिटी इंक्रीज एज द difference in contribution is only rupees 2,33,750. This is not profitable from short term point of view, but in long run this could result in more benefits than present. यानी कि अगर अपन ये कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो कस्टमर बेस है वो और इंक्रीज करते जाएं, अपने मार्केट को अपने अगर एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर अपने को सेटल हो जाना चाहिए विथ द इंक्रीज इन कैपेसिटी वाला ऑप्शन, और अपने को यहाँ पर नेट कंट्रीब्यूशन में रिडक्शन लेते हुए भी यहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए इंक्रीज इन कैपेसिटी के लिए, जिसकी वजह से अपने को क्या होगा, मार्केट एक्सपेंशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर लॉन्ग रन बेनिफिट्स अपन देख रहे हैं शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की जगह पे। इस तरह का आपको क्वालिटेटिव फैक्टर्स कंसिडर करते हुए कमेंट लिखना पड़ेगा, बट इनिशियली अपना डिसीजन क्या रहेगा, कंसिडरिंग द क्वांटिटेटिव फैक्टर्स या कंसिडरिंग द नंबर्स। तो वो डेफिनेटली यही है कि अपने को मैन्युफैक्चरिंग पे तो जाना चाहिए, बट इंक्रीज इन कैपेसिटी वाला पॉइंट अपन रहने दे सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन रिड्यूस हो रहा है प्रेजेंट लेवल से। ओके, सो इस तरह से आप लोग अपना कमेंट लिख सकते हो। उसके अलावा आप एडिशनल एनालिसिस भी दे सकते हो, जैसे कि क्या, जैसे कि आप ये एडिशनल एनालिसिस दे सकते हो कि अभी प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन 50 lakhs का है, बट क्योंकि अपन यहाँ पर सेविंग्स जनरेट कर पाएंगे जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इन हाउस, तो सेविंग्स हो रही है 2.25 की, और ये 250 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 250 से जब 252.25 में कन्वर्ट होता है और उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 20,000 से, तो मेरा प्रेजेंट कॉन्ट्रीब्यूशन एक्चुअली 50 लाख से भी ज़्यादा आता है। ओके, सो इस तरह के आप सारे नंबर्स कैलकुलेट करके अलग से साइड में और उनको यूज़ कर सकते हो आपके कमेंट के लिए, आपके एनालिसिस के लिए, जो भी आपको करने के लिए बोला है क्वेश्चन के अंदर। ओके, सो इस तरह से अपना ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं आपको इसको नोट करने के लिए टाइम दे देता हूँ, फिर अपन चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर।
तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ने के लिए टाइम दे देता हूँ और उसके बाद अपन इसको डिस्कस करते हुए अपन चलेंगे अपने सॉल्यूशन के ऊपर। तो अपन एक बार क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में एक्सीसी लिमिटेड नाम की कंपनी की बात की गई है जो कि बी ग्रेड सीमेंट को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद अपने को बजटेड आउटपुट बताया है 90% कैपेसिटी पे वर्क करके निकलता है उनका 1,80,000 यूनिट्स। ठीक है, उसका कॉस्ट शीट अपने को दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस इज 130 रुपीज़ पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल 30 रुपीज़ का लग रहा है, कंपोनेंट एच अपने को यहाँ पर लगता है 9.40 रुपीज़ का, डायरेक्ट वेजेस 7 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से 28 रुपीज़ लग रहा है, यानी कि अपने आवर्स हो गए एक यूनिट को बनाने में 4, राइट, 28/7। फैक्ट्री ओवरहेड्स 50% फिक्स्ड है बता रखे हैं, 24 टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स है जिसमें से 50% फिक्स्ड है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 16 रुपीज़ है जिसमें से 75% वेरिएबल है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स पूरे के पूरे फिक्स्ड है, ये 5 रुपये के हिसाब से लग रहा है। फैक्ट्री ओवरहेड्स को इन्होंने बताया है कि डायरेक्ट लेबर आवर के हिसाब से लगते हैं। ओके, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड आप देख सकते हो, अगर अपने आवर्स 4 है तो यानी कि टोटल फैक्ट्री ओवरहेड 6 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से लगे, और इसका 50% वेरिएबल है, 50% फिक्स्ड है, राइट। तो 3 रुपये हो जाता है, वेरिएबल 3 रुपये और फिक्स्ड भी 3 रुपये। उसके बाद
टू यूटिलाइज द आइडल कैपेसिटी एंड टू इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, इन्होंने कुछ प्रपोजल्स को इवेल्युएट करने के बारे में सोचा है। सबसे पहला प्रपोजल है कि अपने को पता लगाना है एक ऑर्डर जो रिसीव हुआ है 500 यूनिट्स का फॉर ए ग्रेड सीमेंट। अपन क्या बना रहे हैं, बी ग्रेड सीमेंट, बट यहाँ पर ए ग्रेड सीमेंट के लिए ऑर्डर रिसीव हुआ है फॉर 500 यूनिट्स। ओके, ये पर मंथ के लिए रिसीव हुआ है, यानी कि अपने को इसको एनुअली निकालना पड़ेगा अगर बाकी सारी इन्फॉर्मेशन अपने को एनुअल टर्म्स में दी होगी तो, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1,80,000 यूनिट्स जो है वो एनुअल बनाया जा रहा है। ओके, सो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि इसको भी एनुअल में कन्वर्ट कर देंगे और इसको सेल करेंगे अपन 175 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 56 पर यूनिट लगेगा इसमें। डायरेक्ट लेबर 10 आवर्स के हिसाब से रिक्वायर्ड रहेगा। सेलिंग ओवरहेड्स एप्लीकेबल टू दिस प्रोडक्ट इज़ 14 रुपीज़ पर यूनिट। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड अपन डायरेक्ट लेबर आवर्स के हिसाब से चार्ज करेंगे। ओके, तो उसके बाद अपने को बोला है कंपनी कंपोनेंट एज बना रही है, उसके अलावा उसको कंपोनेंट एज का 1 यूनिट रिक्वायर्ड होता है टू मेक 1 यूनिट ऑफ बी ग्रेड सीमेंट। कॉस्ट डिटेल्स अपने को 15,000 यूनिट्स की दी है। कंपोनेंट एज की 15,000 यूनिट बनाने में अपने को 30,000 रुपये का डायरेक्ट मटेरियल, 52,500 का डायरेक्ट लेबर्स और 25,500 का वेरिएबल ओवरहेड्स और 33,000 का फिक्स्ड ओवरहेड्स लग रहा है। कंपोनेंट एज को अपन परचेज भी कर सकते हैं 7.90 रुपीज़ पर यूनिट की रेट से। उसके बाद अगर कंपनी डिसाइड करती है टू परचेज कंपोनेंट एच, तो वो जो स्पेयर कैपेसिटी होगी यानी कि जो रिलीज्ड कैपेसिटी है उसको दो तरह से यूज़ कर सकती है। पहला है उसको यूज़ कर सकती है रेंट पे देने में, तो हायर चार्जेस उसको रिसीव हो जाएंगे, तो 1 रुपये पर आवर के हिसाब से वो रेंट आउट कर सकती है। उसके अलावा वो मैन्युफैक्चर कर सकती है कंपोनेंट सीसी, जिसको 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बेचा जा सकता है। उसकी कॉस्ट डिटेल्स अपने को दी है, तो उसकी कॉस्ट डेटा अपने को 15,000 यूनिट्स का दिया है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल्स 42,000 का लगता है, डायरेक्ट लेबर 31,500 का लगता है, वेरिएबल ओवरहेड्स 13,500 का लगता है और फिक्स्ड ओवरहेड्स 25,500 का यहाँ पर इनकर होता है। उसके बाद अपने को पूछे हैं 4 चीज़ें। सबसे पहला पूछा है कि जो बजट अपने को बताया कंपनी ने उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। उसके बाद अपने को एक्सपोर्ट ऑर्डर, वो जो ए ग्रेड सीमेंट वाला ऑर्डर आया था ना, वो अपने को बताना है कि उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तीसरे में अपने को बताना है कि जो मैन्युफैक्चर करने का प्रपोजल है कंपोनेंट एच को, जो अपन इन हाउस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्या वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे अपने को फ़ायदा हो रहा है या नहीं करना हो रहा है। यानी कि यहाँ पर मेक और बाय अपना इन्वॉल्व हो गया, अपन खरीदेंगे या फिर अपन खुद से बनाएंगे, ये यहाँ पर अपने को डिसाइड करना है। और यहाँ पर इस पॉइंट के लिए अपने को अज्यूम करना है कि जो स्पेयर फैसिलिटी रहेगी उसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ नहीं रहेगा, सिर्फ इस पॉइंट के लिए अज्यूम करना है। डी पार्ट में अपने को बोला है कि अपने को ऑल्टरनेटिव यूज़ अब यहाँ पर बताना होगा कि कौन सा बेनिफिशियल रहेगा स्पेयर कैपेसिटी का, कि अपने को यहाँ पर अगर अपन मैन्युफैक्चर करते हैं या बाय करते हैं कंपोनेंट एज, ये पहला डिसीजन, और उसके बाद स्पेयर कैपेसिटी बचती है तो अपने को उसको कौन से ऑल्टरनेटिव के लिए यूज़ करना चाहिए, उसको रेंट आउट करना चाहिए या फिर कंपोनेंट सीसी मैन्युफैक्चर करना चाहिए। ओके, सो ये अपने को 4 चीज़ें यहाँ पर डिसाइड करनी है। उसके लिए अपन चलते हैं सीधे सोल्यूशन के ऊपर। सोल्यूशन में मैंने, आप देख सकते हो, सारे के सारे यहाँ पर फैक्ट्स मेंशन किए हुए हैं जिस तरह से हमेशा होते हैं। अपन सीधे इसके सोल्यूशन पर चलते हैं, कैलकुलेशन पर चलते हैं। तो मेरे को सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेट करना है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बजट, और इसमें मैंने यहाँ पर लिया है सेल्स। मेरे अभी 1,80,000 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं और सेल किए जाते हैं 130 रुपीज़ पर यूनिट की रेट से, तो मेरा सेल्स आसानी से निकल गया है। वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल अपने को दिया हुआ है। कंपोनेंट एच को अपन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं करंट सिचुएशन में, तो करंट सिचुएशन में जब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपने को उसका डेटा दिया हुआ है ना, कॉस्ट डेटा, उससे अपन निकालेंगे कि उसका रेट क्या पड़ता है। तो उसका रेट अपन निकाल लेते हैं नोट 1 में जाके। नोट 1 आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर क्या किया है, उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट अपने को दे रखी है, तो यानी कि फिक्स्ड ओवरहेड्स के अलावा जितनी तीनों कॉस्ट अपने को दी है उसको यहाँ पर लिया है और उसको टोटल लगाकर डिवाइड किया है 15,000 से, तो अपना कॉस्ट पर यूनिट आता है। कॉस्ट पर यूनिट 7.20 आया। 7.2 से मल्टीप्लाई किया अपन ने 1,80,000 यूनिट्स को। डायरेक्ट वेजेस अपने को पता है 28 रुपीज़ पर यूनिट लग रहा है, वो अपने को इस तरह का सारा डेटा दिया हुआ है। सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड्स और S&D ओवरहेड्स में अपने को याद रखना है कि उसमें से 50% वेरिएबल है और 75% वेरिएबल है रिस्पेक्टिवली। अपने को वेरिएबल कॉस्ट निकालने में भी बिल्कुल डिफिकल्टी यहाँ पर नहीं होती है, तो इस वजह से अपन कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं। उसके बाद अपन ले लेते हैं सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट में अपन सबसे पहले कंपोनेंट एच वाली फिक्स्ड कॉस्ट ले लेते हैं। 33,000 अपने को दिया है 15,000 का, तो 1,80,000 जब बनाते हैं तो उस हिसाब से अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड फिर से यहाँ पर 50% है, S&D ओवरहेड यहाँ पर 25% है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अपने को क्लियरली दिया हुआ है 5 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। तो अपने जो फिक्स्ड कॉस्ट
थे वो भी यहाँ पर आ गए और अपन प्रॉफिट निकाल लिए। ओके, सो ये अपने को कॉस्ट शीट बनाने में तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं हुई, यहाँ पर तो अपन आसानी से प्रॉफिट निकाल ही सकते हैं। उसके बाद जो मेन पार्ट चालू होता है वो है इवैल्यूएशन से। सो अपन यहाँ पर बी पार्ट में इवैल्यूएट कर रहे हैं अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर को, और यहाँ से अपना इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन का चालू होता है। सो कैपेसिटी जो अपने पास अभी अपन यूज़ कर रहे हैं वो है 90%। ओके, यानी कि अपन कितने घंटे वर्क कर रहे हैं। अभी अपन 1,80,000 यूनिट्स बनाते हैं और एक यूनिट बनाने में अपने को 4 घंटा लगता है। वो अपन ने क्वेश्चन पढ़ते वक्त कैलकुलेट किया था, याद आया। 7 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से डायरेक्ट लेबर दिया जाता है एक यूनिट पे, और एक यूनिट पे 28 रुपीज़ का डायरेक्ट लेबर अपन इनकर कर रहे थे। तो अपन ने उससे कैलकुलेट किया था कि आवर्स एक यूनिट पे 4 घंटे के लगे। तो आवर्स वर्कड 1,80,000 को अपन ने मल्टीप्लाई किया 4 से, टोटल आवर्स अपने पास कितने हैं वो पता चल जाएगा, कितने अपन वर्क कर रहे हैं वो पता चल जाएगा। उसको जब 90% से डिवाइड करते हैं ना तो अपने पास टोटल आवर्स आ जाएंगे। टोटल आवर्स का 90% ही अपन वर्क कर रहे थे ना, सो 7,20,000 जो आवर्स अपन ने वर्क किया वो एक्चुअली 90% है। 100% अपने पास 8 लाख आवर्स अवेलेबल है, यानी कि अभी भी अपने पास 80,000 अवेलेबल आवर्स हैं। स्पेयर कैपेसिटी रखते हैं अपन 80,000 आवर्स की। ये 80,000 आवर्स में से अपने को रिक्वायर्ड टाइम कितना है वो कैलकुलेट करते हैं। तो आपको याद है अपना टाइम कितना लगने वाला है, अपने को एक यूनिट बनाने में 10 घंटे लगने वाले हैं ग्रेड ए सीमेंट के। तो अपने पास 500 यूनिट्स का ऑर्डर है मंथली। इसको मैंने आपको कहा था एनुअली कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन 12 से, और फिर एक यूनिट को बनाने में लग रहा है 10 घंटा, तो इंटू 10 किया। 60,000 आवर्स अपने को रिक्वायर्ड है टू कैरी आउट दिस ऑर्डर और टू फैसिलिटेट दिस ऑर्डर। तो अपने पास 80,000 आवर्स अवेलेबल है, 60,000 उसमें से अगर अपन यूज़ कर लेंगे तो अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा नहीं यहाँ पर, इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपना यहाँ पर निल है। उसके बाद यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं अपने नॉर्मल तरह से। तो नॉर्मल तरह से अपन ने कैलकुलेट करने में क्या करना है, जो डेटा दिया है अपने को क्वेश्चन में वो यहाँ पर पुटअप करना है। मटेरियल 56 का बताया, डायरेक्ट लेबर अपने को 7 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से रेट बता रखी है और 10 आवर्स लग रहे हैं तो 70 रुपीज़ हो गया। वेरिएबल ओवरहेड्स अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर, वो एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो यहाँ पर 24 रुपीज़ में से 50% तो है अपना लगता वेरिएबल, जिसमें आपको याद होगा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वेरिएबल ओवरहेड्स को किस रेट पे बांटा जाता है, डायरेक्ट लेबर आवर्स के हिसाब से। सो डायरेक्ट लेबर आवर्स के हिसाब से मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि फिक्स 3 रुपये और वेरिएबल भी 3 रुपये। सो अब यहाँ पर 3 रुपये जो अपना वेरिएबल आया, तो वेरिएबल के 3 रुपये को मल्टीप्लाई किया अपने 10 आवर्स से। यहाँ पर 10 आवर्स लगते हैं ना एक यूनिट को बनाने में, तो अपना पर यूनिट कितना आया 30 रुपीज़। यहाँ पर S&D ओवरहेड्स अपने को 14 रुपीज़ दिया हुआ है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता चल गया 170, सेलिंग प्राइस 175 है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5 रुपये का आया, तो डेफिनेटली अपने को यहाँ पर फायदा है। और टोटल कंट्रीब्यूशन अपन जब कैलकुलेट करते हैं तो नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं 500 पर मंथ, तो 12 महीने के 500 इंटू 12। उसके बाद अपने को सी पार्ट में पूछा है कि अपने को परचेज करना चाहिए या मैन्युफैक्चर करना चाहिए। तो अपन ने ऑलरेडी ऊपर नोट 1 में कैलकुलेट किया कि अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना आता है, वो आया 7.2 पर यूनिट, और परचेज कॉस्ट 7.9 दिया है। तो अपने को डेफिनेटली इसको खुद से ही मैन्युफैक्चर करना चाहिए। बट जब अपन डी पार्ट में जाते हैं, अपने को स्पेयर कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन दे रखा है, तो अपने को यहाँ पर फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अपने को जब खुद से बना रहे हैं उसमें ज़्यादा फ़ायदा है या फिर ख़रीदने में ज़्यादा फ़ायदा है ओवरऑल। तो यहाँ पर अपने को एक डिटेल्ड कैलकुलेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर 3 केसेस है। पहला केस है कि अपन कंपोनेंट एज बना रहे हैं, कंपोनेंट एज बनाते हैं तो अपना कॉस्ट कितना आता है, और कंपोनेंट एज जब बनाते हैं तो अपने पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं बचती है। तो जब कंपोनेंट एज बनाया 1,80,000 यूनिट्स को अपन ने उसको 7.2 रुपीज़ के हिसाब से बनाया था, तो अपने को 12,96,000 रुपीज़ उसका पूरा कॉस्ट पड़ता है। यहाँ पे किसी तरह का स्पेयर कैपेसिटी अपने पास बचा नहीं था कि अपन उसको रेंट पे दे सकें या फिर अपन सीसी कंपोनेंट को बना सकें, तो अपना यहाँ पर किसी तरह का रेवेन्यू नहीं है। दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि अपन एच को परचेज कर लें और रेंट पे दे दें। तो अपन परचेज अगर करते हैं तो 7.9 के हिसाब से रेट लगता है, ये हो गया अपना 14,22,000। बट अपने को रेवेन्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा कि रेंट पे कितना दे रहे हैं। तो अपने को उसके लिए सबसे पहले कैलकुलेट करने होंगे अपने पास नंबर ऑफ आवर्स कितने अवेलेबल है। नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पर नोट 2 बनाया है, आपको नोट 2 बनाना पड़ेगा। नोट 2 में अपन कैलकुलेट करते हैं कि कंपोनेंट एज बनाने में वेजेस कितनी लग रही है, वो अपने को दिया है 52,500, और नंबर ऑफ यूनिट्स उसमें बनते हैं 15,000। तो पर यूनिट वेज आई 3.5, और वेज रेट अपने को ऑलरेडी पता है 7 रुपीज़ पर आवर लगती है। तो आर पर यूनिट अपने पास आ गए, और यह है 0.5। तो जब अपन 1,80,000 यूनिट्स बनाते हैं ना,
और उसमें 0.5 आवर पर यूनिट लग रहा है, यानी कि अपने पास 90,000 आवर्स अवेलेबल है। ये रिलीज़ होने वाले हैं जब अपन कंपोनेंट एज को परचेज करते हैं। तो जब अपन 90,000 आवर्स रिलीज़ कर रहे हैं, उसको ₹1 पर अपन रेंट पे दे सकते हैं, तो अपने को 90,000 रुपीज़ की यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है। इसलिए अपना नेट कॉस्ट माइनस होके 13,32,000 यहाँ पर आता है। थर्ड ऑल्टरनेटिव जो है वो है अपना परचेज करने का एज को और कंपोनेंट सीसी को मैन्युफैक्चर करने का। तो जब अपन कंपोनेंट एज को परचेज करते हैं तो 7.9 की रेट से ही करते हैं, 14,22,000 ही आता है अपना कॉस्ट। बट जब अपन कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे सीसी का, तो वो करने के लिए अपन नोट 2 पर ही चलते हैं। नोट 2 में मैंने कैलकुलेट किया है कि अपने को एक कंपोनेंट सीसी बनाने में कितना टाइम कितना टाइम अपने को यहाँ पर स्पेंड करना पड़ेगा। सो 31,500 का अपन यहाँ पर वेज पे कर रहे हैं टू मैन्युफैक्चर 15,000 यूनिट्स। वेज पर यूनिट अपना इस हिसाब से आया 2.1 और वेज रेट अपने को 7 पर आवर दे रखा है, तो आवर्स पर यूनिट अपने 0.3 आ गए। यानी कि अपन 0.3 आवर्स में एक यूनिट बना सकते हैं। तो अपन कितने यूनिट्स बना सकते हैं 90,000 आवर्स में? तो 90,000 आवर्स में अपन बना सकते हैं 3 लाख यूनिट्स, राइट। अपन ने कैलकुलेशन किया, 90,000 को आप जब 0.3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ यूनिट्स आए 3 लाख, और 3 लाख पे अपने को कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए अपने को यहाँ पर कंट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अपने को सेलिंग प्राइस दी है 8 रुपीज़, मटीरियल का अपन प्राइस निकाल लेंगे पर यूनिट, ये अपना आया। कॉस्ट को डिवाइड किया 15,000 से, पर यूनिट आ जाएगा। लेबर को भी उसी तरह से किया, वेरिएबल को भी उसी तरह से किया, तो पर यूनिट कॉस्ट आ गया। टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपने पास आया 5.80 और अपना कंट्रीब्यूशन निकला 2.20 का। तो जब अपन 3 लाख को 2.20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को एक्चुअली 6,60,000 का फ़ायदा दिखेगा। ये 6,60,000 में आप जब आप इसको माइनस करोगे आपकी कॉस्ट से, आपका कॉस्ट कितना आया था 14,22,000, तो आपका नेट कॉस्ट एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ 7,62,000 आता है। यानी कि आपको फाइनल आपका डिसीजन ये होना चाहिए कि आपको कंपोनेंट एच को परचेज करना चाहिए और स्पेयर कैपेसिटी की जगह पर आपको कंपोनेंट सीसी मैन्युफैक्चर करना चाहिए, जिससे आपका नेट कॉस्ट कम से कम आएगा। ओके, तो आपको ऐसा नहीं है कि फाइनली लास्ट में एक डिसीजन देना है, आपको हर क्वेश्चन के बाद आपका डिसीजन देते रहना है जो जैसे जैसे उन्होंने पूछा है, राइट। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ओल्ड कोर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया है, जो फिक्स्ड कॉस्ट दिया है कंपोनेंट सीसी को मैन्युफैक्चर करने में, उसको भी कंसिडर किया है। उसको कहाँ पे कंसिडर किया है? ये जो नोट 3 बनाया अपन ने, यहाँ पर उन्होंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट में ही फिक्स्ड कॉस्ट को भी कंसिडर कर लिया है, जिसकी वजह से उनका कंट्रीब्यूशन कम आया। कंट्रीब्यूशन कम आने की वजह से उनका यहाँ पर नेट कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन भी कम आया और नेट कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आई है। ओके, बट क्योंकि अपन यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसिडर करते हैं कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए, राइट। कंट्रीब्यूशन इज ऑलवेज रेवेन्यू और सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये तो कभी होता ही नहीं है कि उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को भी अपन ने माइनस किया हो। तो इसलिए यहाँ पर अपन सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही ले रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को नहीं ले रहे हैं। ऑल्दो उन्होंने आंसर में फिक्स्ड कॉस्ट को भी लिया हुआ है, कंसिडर किया हुआ है। तो जब अपन फिक्स्ड कॉस्ट को कंसिडर करेंगे ना, तो यहाँ पर आपका ये चारों कॉस्ट कंसिडर हो जाएगा और ये चारों कॉस्ट का टोटल आपका होता है 1,12,500। तो 1,12,500 को जब आप डिवाइड करोगे ना, तो आपका एक्चुअली कम आएगा। इसको डिवाइड भी करके बता देता हूँ मैं आपको। इसको डिवाइड किया मैंने 15,000 यूनिट से, 7.5 आया। और जब मैं 8 रुपीज़ की सेलिंग प्राइस में से 7.5 को रिड्यूस करूँगा ना, तो मेरा एक्चुअली 0.5 रुपीज़ का ही कॉन्ट्रीब्यूशन दिखेगा। और 0.5 रुपीज़ को ही जब मैं यहाँ पर लगाऊँगा, 3 लाख इंटू 0.5 करूँगा, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1,50,000 आता है। अब आप देख रहे हो इसकी वजह से एक अच्छा खासा गैप डेवलप हुआ है और आपको यहाँ पर नेट कॉस्ट मिलेगा 12,72,000 का। ऑल्दो ये अभी भी सबसे कम है, तो अपना डिसीजन अभी भी यही रहने वाला है। बट उन्होंने क्वेश्चन में जो गलती करी है वो मैंने आपको एक बार बता दी है, और अपना सोल्यूशन जो अपन ने किया है वो डेफिनेटली सही है, 100% सही है, उसमें कोई भी एरर है नहीं। अपन ने यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसिडर करना है सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन निकालते वक्त। तो कंट्रीब्यूशन अपना 2.2 आएगा और अपने को क्लियरली यहाँ पर डिफरेंस दिखेगा अच्छा खासा, जिसमें अपने को डिसाइड क्या करना चाहिए। अपना फाइनल कॉमेंट ये होना चाहिए इस पार्ट के अंदर कि अपन परचेज करेंगे कंपोनेंट एच को एंड वी विल यूज़ द स्पेयर कैपेसिटी टू मेक कंपोनेंट सीसी। ओके, सो इस तरह से आपका क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट होता है। आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए और उसके बाद अपन चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
सो आई थिंक आपने इस सोल्यूशन को नोट कर लिया होगा। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑल्दो इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस कम रहते हैं, बट फिर भी इस तरह का क्वेश्चन अपन ने एक बार कवर कर लिया है, जो कि इतना डिटेल में पूछा हुआ है, इतना बड़ा पूछा हुआ है, और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अपने को इवैल्यूएट करने के लिए बोली हुई है। अपन ने इन सारी चीज़ों को यहाँ पर सॉल्व किया है और आपने इस सोल्यूशन को अच्छे से नोट कर लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आर मैन्युफैक्चरर्स वाला है, ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, तो आप इसको होमवर्क में करके लाइएगा। कल अपन इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कल यानी कि अगले लेक्चर में। उसके बाद आते हैं आईसीआई के क्वेश्चंस। आईसीआई के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में करने के लिए, और इस क्वेश्चन को आप घर से करके लाएंगे। उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 को आप एक बार पढ़ लीजिए और फिर अपन इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर सोल्यूशन के ऊपर चलेंगे। सो आई थिंक आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में अपने को यहाँ पर MSMF लिमिटेड की बात करी है, माउंट स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। ये डील कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पोर्ट आर्टिकल्स में।
ओके उसके लिए इन्होंने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन अपने को दी है। कुछ तरह की बैडमिंटन शटल्स बना रहे हैं ये P101 से लेकर P105 तक। उसके लिए अपने को बोला है प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है। इस लिमिटिंग फैक्टर से आपको थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स याद आ जाना चाहिए। उसके बाद अपने को यहाँ पर क्या बोला है कि प्रोडक्शन और मार्जिनल कॉस्ट डेटा अपने को नीचे दिया हुआ है पांचों प्रोडक्ट का। सो मंथली प्रोडक्शन यूनिट्स में कितना हो रहा है 1000 1200 इस तरह से अपने को डिटेल्स दी है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अपने को बताया, लेबर बताया और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड अपने को बताया। उसके बाद इन्होंने बोला है कि कुछ प्रोडक्ट्स को ये आउटसोर्स करने का सोच रहे हैं तो अपने को आउटसोर्सिंग कॉस्ट डिटेल्स दे रखी है। फिर अपने को बताया टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स है 15 lakhs, जिसमें से 2,40,000 डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू प्रोडक्शन ऑफ दीज 5 प्रोडक्ट्स ऑन एनुअल बेसिस। ओके यानी कि एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट है, वैसे भी अपने को पता है ऊपर से ही चल गया था 15 lakhs ईच ईयर दिया हुआ है तो ओके। उसके बाद अपने को क्या बोला है कि इसको इक्वली स्प्लिट किया जाता है पांचों प्रोडक्ट में, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया है 2,40,000 इज इवनली स्प्लिट अक्रॉस सच 5 प्रोडक्ट्स एंड एंटायरली अवॉइडेबल, यानी कि इसको अवॉइड कर सकते हैं। ओके तो अपने एक प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल P101 है, अगर उसको आउटसोर्स करते हैं ना तो उसके ऊपर जो अपना कॉस्ट लग रहा है फिक्स्ड ओवरहेड्स वो अपन यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद अपने को यहाँ पर बोला है कि टिल डेट कंपनी डज नॉट हैव एक्सपीरियंस टू आउटसोर्स एनी एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन। उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं आउटसोर्सिंग का, तो उसके बारे में अपने को बताना होगा। तो इन्होंने आपको बोला है कि आपको सबसे पहले रेकमेंड करना है कि आप कौन से प्रोडक्ट को आउटसोर्स करोगे। उसके अलावा आपको एक्सप्लेन करना है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट विद एस्पेक्ट्स दैट MSMF नीड टू कंसिडर, यानी कि ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं अपने गेन शेयरिंग अरेंजमेंट के अंदर जो इनको पहले से कंसिडर करने पड़ेंगे। तो मैं आपको चाहता हूँ सबसे पहले आप यहाँ पर इस क्वेश्चन के आगे स्टार मार्क लगा लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि गेन शेयरिंग अरेंजमेंट के अंदर आपको यहाँ पर एक नया पॉइंट देखने को मिलेगा। जो अपन ने उनका टॉपिक पढ़ा था ना, मेन टॉपिक जब पढ़ा था गेन शेयरिंग अरेंजमेंट वाला, उसमें आपको वो पॉइंट देखने को नहीं मिला था। ये वाला पॉइंट जो गेन शेयरिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है इस आंसर में दिया हुआ है। आप इसको स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में आप लोग अलग से नोट डालिए कि गेन शेयरिंग अरेंजमेंट का यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके जो कि ऑलरेडी जो टॉपिक दिया हुआ है अलग चैप्टर में उसके अंदर कवर नहीं किया गया है। सो वो आप नोट डाल लीजिए। उसके बाद अपन यहाँ पर अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, अपन चलते हैं अपने सोल्यूशन के ऊपर। तो फैक्ट्स क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर मैंने मेंशन इस क्वेश्चन में नहीं किया है, सीधे सोल्यूशन यहाँ पर मेंशन किया है। सोल्यूशन में डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स का अपने को डेटा दिया हुआ है टेबल में, उसको टोटल करके मंथली प्रोडक्शन से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। अब अपने को यहाँ पर अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट भी लेनी है। सो अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है 2,40,000 जो है ईयरली आप स्प्लिट कर सकते हो पाँचों यूनिट्स में। सो 2,40,000 को जब आप पाँचों में स्प्लिट करते हो और आप उसको मंथली पे लेके आते हो तो आपको क्या करना है 2,40,000 डिवाइडेड बाय 12, ये आएगा आपका 20,000। और फिर जब आप इसको पाँचों में स्प्लिट करोगे तो आपका आ जाएगा 4,000। ओके टोटल मंथली कॉस्ट आपका इस तरह से आ जाएगा 12,000 प्लस 4,000, 19,200 प्लस 4,000। इस तरह से आप हर एक का टोटल मंथली कॉस्ट निकालोगे। आउटसोर्सिंग कॉस्ट आपको 17 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है और जिस ऐसे अलग अलग दिया हुआ है ना, उसको आपको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना है तो आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पर परचेज करना चाहिए और कहाँ पर आपको खुद से ही बनाना चाहिए। ओके उसके अलावा जब आपको कमेंट देने के लिए बोला है, उन्होंने बोला है कि आप रेकमेंड कीजिए, तो आप रेकमेंडेशन में सिर्फ इतना सा नहीं लिखेंगे, आप पूरी डिटेल के साथ में लिखेंगे और वहाँ पर आपको अलग अलग इश्यूज़ जो आ सकते हैं वो सारे मेंशन करने पड़ेंगे। क्योंकि अपन यहाँ पर रेकमेंडेशन दे रहे हैं ना, तो अपन सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर्स पे कंसिडर नहीं कर सकते, क्वालिटेटिव फैक्टर्स को कंसिडर करके भी अपने को यहाँ पर अपना पूरा रिपोर्ट बनाना होगा। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस क्वेश्चन में आपको नोट करना चाहिए वो ये है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, सीक्स रिपोर्ट फ्रॉम मिस्टर सिंह टू रेकमेंड। तो आपको पूरा रिपोर्ट बनाना होगा, यानी कि आपको रिपोर्ट का फॉर्मेट रिक्वायर्ड है। ओके सो ये जो क्वेश्चन है ना, इसके साइड में आप यहाँ पर लिखिए कि इसके सोल्यूशन में रिपोर्ट का फॉर्मेट रिक्वायर्ड है, तो यहाँ से आपको रिपोर्ट का फॉर्मेट मिल जाएगा। अगर किसी और क्वेश्चन में रिक्वायर्ड रहेगा तो वो फॉर्मेट आप यहाँ से देख सकते हो। ओके सो रिपोर्ट का फॉर्मेट आपको यहाँ से मिलेगा। चलते हैं अपन
ICI वाले सोल्यूशन के ऊपर उन्होंने रिपोर्ट कैसा लिखा है वो अपन देखते हैं, उन्हीं का फॉर्मेट अपन फॉलो करने वाले हैं वैसे भी। सो रिपोर्ट के फॉर्मेट में उन्होंने सबसे पहले लिखा है रिपोर्ट टू, उसके बाद ऑफिस ऑफ CEO, उन्होंने कंपनी का नाम डाला है, डेट डाली है, फिर उन्होंने एक सब्जेक्ट लाइन डाली है, ये सब आपको डालना है। ओके, ये सब डालना है। उसके बाद आपको जो मेन टॉपिक है रिकमेंडेशन, तो ये सारी चीज़ें लिखना है। रिकमेंडेशन का मेन हाईलाइट आपको यहाँ पर लिखना है कि आपको 102 और 104 आउटसोर्स करना चाहिए अपने कैलकुलेशन के हिसाब से। फिर आपको ये कैलकुलेशन जो अपन ने लिखा है ना आंसर वाला, वो आपको यहाँ पर इस तरह से मेंशन करके और उसके बारे में डिटेल्स देनी है। तो यहाँ पर डिटेल्स में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले तो ये लिख सकते हो कि इसमें से आपको कौन सा आउटसोर्स करना चाहिए, कौन सा बाय करना चाहिए, सॉरी कौन सा खुद से मैन्युफैक्चर करना चाहिए। उसके बाद जब आप इनका टोटल कॉस्ट देखोगे ना, इन सब का मिलाकर और इन सब का मिलाकर उसको कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा डिफरेंस 6100 का है, 6100 का सेविंग हो रहा है। बट क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, प्रोडक्ट्स के बीच में कोई टाई अप नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं कौन सा आउटसोर्स करना चाहिए, कौन सा प्रोड्यूस करना चाहिए इन हाउस। अपन इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज जा सकते हैं, तो अपन यहाँ पर इन दोनों प्रोडक्ट्स को आउटसोर्स करेंगे, बाकी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, क्योंकि वो सस्ते में अपन अंदर ही बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपने को फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में लिखना चाहिए कि अपन यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट को भी अवॉइड कर पाएंगे, क्योंकि अपन ने यहाँ पर जब फिक्स्ड कॉस्ट को लिखा है ना, तो उसके बारे में अपने को एक नोट देना पड़ेगा कि अपन उसको क्यों अवॉइड कर सकते हैं। ओके, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया हुआ है ना अवॉइडेबल है, इसलिए अपन इसको डिसीजन मेकिंग में कंसिडर कर रहे हैं और इसलिए वो रेलेवेंट होता है, ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्वालिटेटिव फैक्टर्स पे जाना पड़ेगा। क्वालिटेटिव फैक्टर्स में आपको सबसे पहले लिखना चाहिए कि आपका ये लिमिटिंग फैक्टर है, याद है लिमिटिंग फैक्टर है। तो लिमिटिंग फैक्टर होने की वजह से क्या होगा, जब आप कुछ चीज़ें परचेज करोगे तो आपके पास स्पेयर कैपेसिटी होगी जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो बाकी चीज़ें प्रोड्यूस करने में। ओके, उसके अलावा आपके वर्कर्स यहाँ पर फ्री हो सकते हैं, यानी कि आपको उनको ले ऑफ करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला क्वालिटेटिव फैक्टर हो गया आपका वर्कर को जब आप ले ऑफ करोगे तो आपके कंपनी के अगेंस्ट में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। हो सकता है जो वर्कर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स होंगे और जो ले ऑफ कर दिए जाएंगे, वो इस तरह को ये जो डिसीजन लिया जाएगा उसको शायद ये लोग पॉजिटिव वे में नहीं लें और नेगेटिव वे में लेके। डेफिनेटली अगर आप किसी को फायर करोगे इस रीज़न से तो वो खुश तो नहीं होगा, तो वो अगर नेगेटिव लेके कोई एक्शन लेते हैं कंपनी के अगेंस्ट तो फिर ये एक भारी चीज़ पड़ सकती है कंपनी को। तो ये चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। उसके अलावा क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि स्पेयर कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है, तो अपन फिर भी कुछ वर्कर्स को रख सकते हैं। बट यहाँ पर आपको एक पॉइंट हाईलाइट करना पड़ेगा जो मैं आपको बताता हूँ। सो पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पर अपन 102 और 104 को आउटसोर्स करने का अपन ने डिसीजन लिया एज पर कैलकुलेशन। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि इनका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 9 और 104 का इज 8, वाइल रेस्ट ऑफ देम हैव 4, 5 एंड 5। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल है लेबर कॉस्ट, यानी कि हो सकता है अगर सेम लेबर रेट रहा होगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा इन्वॉल्व है। ओके, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा इन्वॉल्व है तो आपका ये इशू बनेगा कि आपका स्पेयर कैपेसिटी होने के बावजूद जब इसको आप अदर वे में यूटिलाइज करते हो उसके बावजूद भी आपको कुछ लोगों को रिमूव करना पड़ेगा, फायर करना पड़ेगा। सो ये आपका इशू होता है। ओके, और यहाँ पर इन्होंने सबसे पहला पॉइंट जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया लिमिटिंग फैक्टर है, इसलिए अपने पास स्कोप बढ़ता है कि अपन 101, 103 और 105 का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके उनको सेल करें। और सेकंड इशू में उन्होंने यही बोला है कि यहाँ पर वर्क फोर्स का रिएक्शन जो है वो अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। उसमें ये दोनों रीज़न जो अभी अपन ने डिस्कस किए उसको यहाँ पर लिखा है। उसके बाद यहाँ पर एक मेन पॉइंट जो बोला है वो ये है कि अगर ले ऑफ एक्सेप्ट भी किया जाता है वर्कफोर्स से तो उनको जब निकालते हैं तो अपने को उनको टर्मिनेशन बेनिफिट्स पे करने पड़ते हैं ना, वो अपने को एक हैवी कॉस्ट इनकर करना पड़ सकता है। तो वहाँ पे अपने को ये बात भी कंसिडर करनी पड़ेगी। और उसके बाद अपने को जो बोला है आउटसोर्सिंग का एक्सपीरियंस कंपनी को नहीं है तो उनको डेफिनेटली सप्लायर को पहले इवैल्यूएट करना चाहिए कि वो डिलीवरी सही टाइम पे कर पाएगा कि नहीं, क्वांटिटी सही डिलीवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्वालिटी इश्यूज तो फेस नहीं करने पड़ेंगे, और इनकेस अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो पेनल्टीज़ रखनी चाहिए क्या, इस तरह का पूरा अग्रीमेंट जो बनेगा वो इनको डिसाइड करना चाहिए। उसके बाद गेन शेयरिंग अरेंजमेंट के बारे में अपने को उनको एक्सप्लेन करना है। तो पहले तो सारा इन्फॉर्मेशन अपन गेन शेयरिंग के बारे में देंगे जो अपन ने वहाँ पे पढ़ा था ना अपने टॉपिक के अंदर, वो पूरा का पूरा पैराग्राफ इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है और वो आपको लिखना पड़ेगा MSMF को इंक्लूड करते हुए। उसके बाद जो यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो कंसिडर करने के लिए अपने को बोला है, जो क्वेश्चन में बोला है कि क्या कंसिडर करना चाहिए MSMF को जब वो गेन शेयरिंग अरेंजमेंट में एंटर करते हैं, तो
तो वो पॉइंट्स यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा जो मैंने आपको हाईलाइट करवाया है। ओके, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सीखने के लिए अपने पास ये पॉइंट्स है कि कौन से पॉइंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे अपने को गेन शेयरिंग अरेंजमेंट में एंटर होते हुए कि ये फेल ना हो जाए। तो सबसे पहले इसके फेल होने के रीज़न जो है वो ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में इसको बनाया गया है। आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट को सही तरह से स्ट्रक्चर्ड वे में बनाया नहीं गया है। दूसरा रीज़न ये है कि अच्छे वे में स्ट्रक्चर्ड वे में बन भी गया बट इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पाया क्योंकि कॉम्प्लेक्स टर्म्स थे। तो इम्प्लीमेंटेशन में अगर एरर आ गई तो वो भी एक यहाँ पर एरर कॉज कर सकता है, आपका प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। उसके बाद आपके बीच में और सप्लायर के बीच में अगर रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ हो गई, अगर रिलेशनशिप अफेक्ट होती है नेगेटिव वे में, तो आपका गेन शेयरिंग अरेंजमेंट जो है वो आपका इन द रॉन्ग डायरेक्शन जा सकता है। उसके बाद अपने को बोला है कुछ प्रिकॉशंस रखने के लिए। पहला प्रिकॉशन जो अपन रख सकते हैं वो ये है कि अपन आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट जो बनाएंगे गेन शेयरिंग वाला, उसको डिटेल्ड वे में बनाएंगे। उसमें सारी चीज़ों पे स्पेसिफिकली अपन मेंशन करेंगे और सारी चीज़ों को कवर करेंगे। और उसके बाद किस तरह से बेनिफिट शेयर होंगे उसका प्री डिफाइंड फार्मूला बनाना होगा। जैसे कि अपन ने क्वेश्चंस के अंदर भी देखा था ना उसके, कि कैसे वो लोग ऑलरेडी एकदम क्लियरली मेंशन कर रहे थे शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स के रेशियोज के बारे में। उस तरह से आपको प्री डिफाइंड फार्मूला सेट करना होगा और पीरियड सेट करना होगा जिसमें आपके बेनिफिट्स कैसे शेयर होंगे वो आप बताओगे। उसके बाद एंटिटी यानी कि आपको भी एफर्ट पुट इन करना पड़ेगा, आपको भी इनोवेशन लाना पड़ेगा। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आउटसोर्स सप्लायर को आप हेल्प करो कि वो कैसे और बेटर वे में बना सकता है, ताकि जो बेनिफिट्स बनेंगे ना वो दोनों को होंगे। तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी इनोवेशन लेके आना पड़ेगा और उसके अलावा आपको आइडियाज़ नए नए जनरेट करना चाहिए और टाइम में कैसे आप उसको एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो वो भी आपको यहाँ पर आउटसोर्सिंग सप्लायर को हेल्प करना चाहिए। इस तरह से आपका ये एडिशनल पॉइंट्स जो आपने यहाँ पर सीखे हैं, फर्स्ट इज़ कौन सी चीज़ों की वजह से फेल हो सकता है और दूसरा कि कौन से प्रिकॉशन रख सकते हैं। ओके, अगर आपको ये ध्यान होगा तो मैंने टेस्ट में इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है बट उसको डिस्कस अभी तक नहीं किया था। अपना डिस्कशन यहाँ पर हो चुका है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट के में प्रॉब्लम क्या आ सकती है और उसमें प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं। ओके, सो ये पॉइंट्स आपको डेफिनेटली याद रखने हैं। अगर गेन शेयरिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चन आया तो आपके पास ये पॉइंट्स रेडी होने चाहिए, तो आपको याद रखने पड़ेंगे, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करा दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप फाइनली एक ओवरऑल अपना पॉइंट दोगे कि क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को ही नहीं, अपन क्वालिटेटिव फैक्टर्स को भी कंसिडर करेंगे और फिर अपन यहाँ पर डिसीजन लेंगे। इसके बारे में एक बड़ा चढ़ाकर इन्होंने पैराग्राफ लिखा हुआ है और गेन शेयरिंग अरेंजमेंट के बारे में सिर्फ लास्ट में लिखा है कि अगर अपन ऑप्ट करते हैं गेन शेयरिंग अरेंजमेंट के लिए तो अपने को उसको केयरफुली रिव्यू करना चाहिए फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव और उसके अलावा लीगल और टैक्स पर्सपेक्टिव से भी। ओके, लास्ट में यहाँ पर एक पॉइंट इन्होंने जो डाला है वो है आई होप दिस हेल्प्स, इफ़ यू नीड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ लेट मी नो, क्लोजर ऑफ रिपोर्ट। और फिर आपको साइन करना पड़ेगा जो भी आपका नाम दिया होगा। सो यहाँ पर मिस्टर सिंह, मैनेजमेंट अकाउंटेंट फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिवीजन MSMF। इस तरह से आपका रिपोर्ट का फॉर्मेट जो है वो जाएगा। आपको रिपोर्ट का फॉर्मेट याद रखना है और आपका जो आंसर है वो आपको इस तरह से लिखना चाहिए। तो अपन ने प्रैक्टिकल वाला पार्ट पूरा खुद से सॉल्व किया था और उसके अलावा जो ICAI के आंसर में से अपन ने पूरा क्वालिटेटिव वाला पार्ट देखा है। क्वालिटेटिव वाला पार्ट अपन ICAI के सॉल्यूशंस में से इसलिए देखते हैं क्योंकि अपने को हैबिट डालनी है कि उनकी स्टाइल में अपन अपने आंसर्स को लिख सकें। ओके, सो कुछ भी डिफ़िकल्टी है नहीं, उन लोगों के आंसर्स भी बहुत सिंपल वे में लिखे हुए हैं। ऑल्दो उनकी जो लैंग्वेज होती है कई बार कंफ्यूज कर देती है या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ होता है बट पॉइंट बहुत सिंपल सा होता है। तो अपने को वो सिंपल पॉइंट को पकड़कर जितना एग्जाम के टाइम पे मन में आएगा उतना उसके बारे में लिखते जाएंगे बट रेलेवेंट बातें लिखेंगे, इररेलेवेंट बातें को अपन यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से आपको ये आंसर करना है। इस आंसर को मैं आपको नोट करने के लिए टाइम दे देता हूँ और फिर अपन आज का लेक्चर यहाँ पर एंड कर देंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर होमवर्क करके लाना है क्वेश्चन नंबर 1 ICAI का और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 RR लिमिटेड वाला। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आप देख सकते हो DBA और क्वेश्चन नंबर 3 RR लिमिटेड वाला, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। इसमें फिर बाद में अदर क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे कराने चाहिए वो मैं आपको करा दूंगा और बाकी क्वेश्चंस होमवर्क में देकर मैं आंसर आपके साथ में सिर्फ डिस्कस करूंगा कि फाइनल आंसर क्या है, क्योंकि अगर हम लोग उनको भी पूरी तरह से करते जाएंगे तो हमारा टॉपिक जो है बहुत ही लेंदी हो जाएगा और बहुत लंबा खिंचता जाएगा।
तो जो होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे अदर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस में, उसकी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि उसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको कराऊंगा, और उसके अलावा जो होमवर्क मैं दूंगा उसका सिर्फ आपके साथ आंसर शेयर करूंगा, आपको लिखने के लिए टाइम उसमें नहीं देने वाला हूँ। तो अभी से आपको होमवर्क करने की पूरी आदत डालनी है और ये आपको होमवर्क कंप्लीट करके लाना है। ओके, सो मैं आपको आंसर लिखने के लिए टाइम दे देता हूँ और अपना लेक्चर अपन यहाँ पर आज एंड करते हैं। ओके, सो बाय गाइस, सी यू।